मैंने भेजा था, वो तुम लोग के ग्रुप पे शेयर नहीं हुआ है क्या? ठीक है, मैं भेज दूंगा, अभी लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा फिर। ओके, सो हाँ ठीक है ना, दोनों शेयर कर लूंगा। सो लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने डिस्कशन किया था वेव का, और हमने ये देखा था कि सोर्स का मोशन जो है that is what is propagated in the shape of the wave. So the basic idea was that what is happening here right now is what happened there a short while earlier. How much of a short while depends on how far you are from the place. Basically, this delta t is the propagation delay, and it depends on the speed of the wave. The faster the wave travels, the less time there is, the less propagation delay there is, and the motion is repeated. And again, ये तो तब है जब wave right को जा रही है, wave going to the right. If the wave is going to the left, then this is t plus delta t. तो उससे हमने देखा कि हमारा अगर मोशन SHM है, सोर्स का मोशन अगर SHM है, तो वेव जो है साइन वेव बनेगा, और जो हमारा वेव का इक्वेशन बनेगा, इफ आई टेक अ वेव गोइंग टू द राइट, देन दैट विल बी a sin लेट्स से kx minus omega t plus phi. ये phi तो वही phi है जो सोर्स के मोशन में phi है, SHM वाला phi वही प्रोपोगेट हो जाएगा आगे भी. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि सारे पार्टिकल्स भी SHM कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल जो मोशन है वो एनालाइज करना इज सिंपली अ मैटर ऑफ SHM, राइट? And the amplitude is the same, and the angular frequency is also the same. So if the original source is doing SHM, then everybody is doing the same SHM, but with a time delay. So there are different parts of their SHMs. If you remember phasor तुमने पढ़ा था SHM में, तो तुम ये कह सकते हो कि अगर एक वेव प्रोपोगेट कर रहा है, let's say this is propagating to the right, then everybody is doing the same SHM, but their phasor is currently at a different place. So for this guy, the phasor is here. For this guy, फेजर का भी एक एक्सिस में डायग्राम बनेंगे तो इट विल आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन. हाँ करेक्ट. ये जो है ये अपने फेज में अभी किधर होगा, जीरो पे होगा कि पाई पे होगा? आएगा देख लो, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? नीचे, नहीं, ये ऊपर ऊपर जा रहा ऊपर है, ऊपर. क्योंकि वेव उधर जा रही है और ये फ्रंट स्लोप पे है, तो आएगा ये ऊपर. एक्चुअली अपने जीरो फेज पे है, राइट? ये वाला जो है ये पाई फेज पर है, और ये तो मैंने कुछ 4 रिप्रेजेंटेटिव जगह बनाई है. ये वाला जो है फिर इधर, तो ये फेजर सारे टर्न हो रहे हैं, सब सेम ओमेगा से टर्न हो रहे हैं, और वो वही ओमेगा है, लेकिन सब फेजर्स में फेज डिफरेंस है. ये वाला प्लेस इससे π/2 शिफ्टेड है, ये इससे π/2 शिफ्टेड है, ये इससे π/2 शिफ्टेड है, ये वाला इससे 0 शिफ्ट पर. टेक्निकली 2 पाई शिफ्ट है यहाँ और यहाँ के बीच में, लेकिन बेसिकली दैट मीन्स द सेम फेज. ये और ये प्लेस जो है आपस में पाई से शिफ्टेड है, ठीक है? तो ये फेजर सारे टर्न कर रहे हैं. एज द वे प्रोपोगेट्स, यू कैन इमेजिन ऑल द फेजर्स आर रनिंग लाइक स्मॉल क्लॉक्स, but they always maintain that angle का difference between each other because they are all turning at the same omega. शॉर्ट वेव में एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता ना? क्या नहीं हो सकता? एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं, एम्पलीट्यूड तो फंडामेंटली पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. इसका डिस्प्लेसमेंट करंटली -a है. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो सिंबल a है, जो कि उसका मैग्नीट्यूड है ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ओके सर. ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? और सिमिलरली वेव का फ्रीक्वेंसी जो है वो भी तुम देख सकते हो, वो वही है जो SHM का फ्रीक्वेंसी f यू ऑलरेडी नो इज ओमेगा बाय 2 पाई. SHM में जो फ्रीक्वेंसी होता है वही सबका फ्रीक्वेंसी है, सबका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी वही है, लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग टाइम पे अपने मीन पोजीशन पे पहुंचते हैं. तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें ऐसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द, इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव, देन व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम एट विच दिस गाय लोकेटेड एट सम x रीचेस इट्स ओन मीन पोजीशन. तो इंडिविजुअल लेवल पे जब तुम देखो, अगर किसी भी x का वैल्यू यहाँ डाल दोगे, मान लो x इक्वल्स टू 0 डाल दोगे या x इक्वल्स टू 4 डाल दोगे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये फाई में ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली SHM बचेगा उसके बाद a sin omega t plus some phase. And so basically the individual motion, individual particles
in a sine wave perform simple harmonic motions. ठीक है. लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो सिर्फ केवल वेव के फीचर्स हैं, जो एसएचएम का फीचर नहीं है. जैसे एक फीचर है वो है वेवलेंथ, which is basically the shortest distance between two points which are in the same phase. और another way to look at it is कि अगर वेव यहाँ से निकल रही है तो तुम यहाँ पे अगर बैठ के और एक पूरी ऑसिलेशन मार लोगे तो तुम्हारा फेज जो है वो पूरा घूम के वापस आ गया होगा. उतनी देर में जितना लंबा वेव प्रिंट हो जाएगा, वेव सी का स्पीड से आगे जा रहा है, तो उतना देर में जितना लंबा वेव प्रिंट हो जाएगा उसको उसका वेवलेंथ कहते हैं. राइट. तो वेवलेंथ का भी डेफिनेशन तुम ले सकते हो और उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो. वैसे तो वेवलेंथ की डेफिनेशन हम ये पढ़ते थे स्कूल टाइप में कि distance between crests and adjacent crest and whatever trough and trough, which is also correct. You can take a crest and you can go to the next crest and that will also be again a phase difference of 2 pi, or you can take a trough and go to the next trough and that will also be a phase difference of pi. But basically जब वही पार्ट रिपीट हो रहा है तभी का correct. So basically you could say the length of wave generated in one time period. Correct. तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर c और t के टर्म्स में. c इंटू टी होगा. c की स्पीड से प्रिंट हो रहा है और एक टाइम पीरियड तुम वेट करोगे एक जगह बैठ के, तो तुम्हारे बाजू से लैम्डा वेव निकल गया होगा. बट इसको ये भी लिख सकते हैं c by f since frequency is the inverse of time period. Therefore you get one important fact about sine waves which you have to remember is that the product of the frequency and the wavelength is a constant which is the speed of the wave. f lambda is c. ठीक है. तो ऐसे हम वेव की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं. वेवलेंथ का मीनिंग ये भी होता है points separated by, let me say, n lambda are in phase. Do you understand why I'm saying n lambda? Because points that are separated by any integer multiple of wavelength will always have their phasor in the same sense and turning together. Turning together तो सारे ही हैं, सबका सेम ही ओमेगा है. लेकिन अगर तुम एक यहाँ पे हो और तुम्हारा फेजर ऐसा दिखता है तो तुमसे जो एक लैम्डा दूर है उसका फेजर भी तुम्हारे जैसा दिखता है. ठीक है, वो एक 2 पाई मार चुका है, मगर 2 पाई मारना और नहीं मारना में कोई डिफरेंस नहीं है लॉजिकली. सिमिलरली तुमसे जो 2 लैम्डा दूर बैठा होगा वो 2 बार घूम चुका होगा लेकिन अभी ऐसे ही दिखता होगा जैसा तुम दिखते हो. और ये केवल ऐसे स्पेशल प्लेसेस के लिए ट्रू नहीं है कि इस और इसके बीच में. तुम एक आर्बिट्ररी पोजीशन उठा लो यहाँ पे कोई जिसका फेजर इसके और इसके बीच में कहीं एंगल पर होगा, तो अगर तुम उससे 4 लैम्डा दूर चले जाओगे यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ दूर चले जाओगे तो जो पॉइंट मिलेगा उसका फेजर भी बिल्कुल वैसे ही दिखता होगा जैसे तुम्हारा. ठीक है, ये सबको समझा? क्लियर है? तो इस लॉजिक को यूज करके हम लोग एक चीज फाइंड कर सकते हैं कि वेव पे पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, which is basically in terms of, sometimes this is called path difference, and this usage will be common in wave optics when we study wave optics. Over here you could simply call it the separation between them. It's very simple to derive this relationship. If unitary method लगा रहा हूं मैं, if 2 points are separated by lambda then they are separated in phase by 2 pi. Then if they are separated by 1 they are separated by 2 pi by lambda. So therefore if they are separated by delta x, यानी अगर वो दोनों वेव पर हैं और दोनों में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन डेल्टा x है, तो therefore उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस हो जाएगा. So the phase difference between 2 points which are in space separated by delta x is found by multiplying that spatial separation by 2 pi by lambda. This is a very important result for sine waves and we'll be using it basically for this chapter, next chapter for a while. Especially in wave optics, this is really the main result.
ठीक है, So what is delta CP? अच्छा, it's a psi, sorry. डेल्टा CP का है, नहीं, psi. phi है। और ये 2 पाई बाय लैम्डा जो है बाय द वे इज नथिंग बट द k। कैसे? ये इंटर कन्वर्जन बिटवीन सिंबल्स भी तुमको पता होना चाहिए। हमने k किसको बोला था? इफ यू रिमेंबर, ओमेगा बाय c का शॉर्ट हैंड था k, जिसको मैं वेव नंबर लिख रहा था। तो टर्न्स आउट वेव नंबर इज रियली रिलेटेड टू द वेवलेंथ। I mean, you can say that it is related to omega and c, but fundamentally it's related to wavelength. How? Omega can be written as 2 pi into frequency, and c is c, and c by f will be wavelength. I can bring the f in the denominator, so that's wavelength. So k is nothing but 2 pi by lambda. This is also useful. So atomic structure में wave number को तो 1 by lambda वो लिखते अलग है, हैं। वो अलग है, वो अलग वेव नंबर है, ये अलग वेव नंबर है। ठीक है, सो ये रिजल्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, k डेल्टा x। तो CP क्या था? CP नहीं है वो, phi है वो। Okay, sorry. डेल्टा phi phase difference। Phase difference in terms of part difference. But please understand, this delta x is the horizontal separation. You should not think horizontal separation between 2 points. ठीक है, वेव के अलोंग कोई सेपरेशन कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें कोई बोले कि एक वेव है और उस पे दो पार्टिकल्स है जिनके बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो तुम बोलो कि एक यहाँ है और एक यहाँ है और ये 5 सेंटीमीटर है। नहीं, separation on the wave is not a property, nobody discusses it, this is not the valid point. Whenever you are given some separation between 2 points, it is always, क्योंकि delta x लिख रहे हैं तो obviously वो x के along का separation है। So when you're given the separation or whatever is the delta x here is basically the separation between them along the x axis. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको लॉजिक? ठीक है, तो इस बेसिस पे एक क्वेश्चन करो, ये रिजल्ट तुम यूज करोगे उसमें और फेजर की लॉजिक यूज करोगे जो तुमने एसएचएम में पढ़ी है। गिवन द फैक्ट दैट साइन वेव पे सब लोग एसएचएम कर रहे हैं, तो वो लॉजिक तुम करके फेजर बना सकते हो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के अपने अपने, और ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, उससे तुम कुछ कुछ फाइंड कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड a and wavelength lambda is propagating to the right. Point P is currently at y equals to minus a by 2 and moving up. There is some point which is currently at its minus half displacement, half amplitude, and is moving up. Points Q and R are on either side of P at a distance of lambda by 6 from P. कौन सा डिस्टेंस है ये? कैसे? Along the x-axis. This omega, you don't know what omega is? SHM. बिना SHM वाला ही ओमेगा है जो तुम्हारा ओरिजिनल सोर्स ऑसिलेट कर रहा है SHM में, उसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही वेव के शेप में कैप्चर होता है एज दी ओमेगा विच इज रिटन इन द वेव इक्वेशन, ओमेगा टी वाला ओमेगा। तो जितना ज्यादा रैपिडिटी से सोर्स मोशन करेगा, देखो क्योंकि क्या है, और ये रिजल्ट भी तुम लोग इसलिए थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो क्योंकि वेव का स्पीड जो है मीडियम में फिक्स्ड होता है, राइट? तो सी इज अ कांस्टेंट, लाइक यू कांट कंट्रोल इट। साउंड की स्पीड तुम ज्यादा जोर से चिल्लाओगे तो साउंड फास्टर या स्लोअर नहीं जाएगा, या स्ट्रिंग पे तुम ज्यादा तेजी से हाथ चलाओगे तो वेव ज्यादा तेज नहीं जाएगा, वो मीडियम का प्रॉपर्टी है, यानी एक कांस्टेंट रेट से वेव प्रिंट होती है। सो इफ यू मूव योर हैंड फास्टर
but the wave goes at the same rate, you will produce a shorter wavelength wave, because जितना वो इतने में चलेगा उतनी देर में कई सारी बार तुमने हाथ अपना ऊपर नीचे कर लिया होगा. And that's what this result means, that if you move your hand with a high frequency, you will print a shorter wavelength because the product is a constant. But if you move your hand slowly, यानी कि सोर्स का जो ओमेगा है SHM का, ए साइन ओमेगा टी वाला, वो अगर स्लो है और ये तो सी से ही जा रहा है, तो फिर ये लंबा वेवलेंथ का वेव प्रिंट कर देगा, क्योंकि जितना देर में तुम यहाँ से गए वापस आए उतना देर में काफी सारा वेव प्रिंट हो गया. आई मीन द वेव हैज गॉन आउट. ठीक है. सो इट्स द सेम ओमेगा. द ओमेगा इन दिस इक्वेशन, दिस ओमेगा हैज कम फ्रॉम द सोर्स का इक्वेशन, एंड सोर्स SHM कर रहा है, तो ये वही ओमेगा है जिस ओमेगा से यहाँ पे SHM चल रही है, जिससे सारे लोग SHM करेंगे. सबका ही SHM आइडेंटिकल है. एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग डज द सेम SHM, बिल्कुल आइडेंटिकल SHM है जो इसका है, लेकिन वो स्टैगर्ड है, थोड़ा सा फेज डिफरेंस चल रहा है उनमें, और वो यहाँ पे हम देख रहे हैं. कितना कितना फेज डिफरेंस है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. फिर रिपीट हो जाता है फेज वापस से. तो थोड़ा दूर जाओगे तो बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड SHM चल रही है, फिर थोड़ा दूर जाओगे तो सिंक्रोनाइज्ड SHM चल रही है. तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट सबको क्लियर है सो फार? बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, फाइंड current positions and direction of motion. करंट पोजीशन से मेरा क्या मतलब है? क्यू आर का मैं करंट पोजीशन पूछ रहा हूँ, तो कौन सी पोजीशन पूछ रहा हूँ? उनकी एक्स पोजीशन या वाई पोजीशन? X position. वाई पोजीशन. सोच लो पहले बोलने से पहले. एक्स पोजीशन तो सबकी फिक्स्ड ही होती है, और वैसे भी तुम सोचो कि तुम एक्स पोजीशन कैसे निकाल सकते हो. पॉइंट पी का के बारे में तुम्हें कुछ बताया थोड़ी है कि वो एक्स में कहाँ पर लोकेटेड है ऑन द स्ट्रिंग. तो अगर उसका पोजीशन एक्स है तो एक एक्स प्लस लैम्डा बाई 6 पर है और एक्स माइनस लैम्डा बाई 6 पर है. दैट इज हार्डली अ प्रॉब्लम. Whenever you are asked for position, I mean you can be asked for the x position based on some information given, but since तुम्हें p का y position बताया कि वो ऑसिलेट कर रहा है तो अपने मोशन में वो यहाँ पहुंचा हुआ है, तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और इस फैक्ट के बेसिस पे कि दो लोग उससे लैम्डा बाई 6 दूरी पर है, वो लोग अपने अपने ऑसिलेशन में कहाँ पहुंचे हुए हैं वो बता रहा है तुम्हें. You understand? तो find the current positions and direction of motion ऑफ क्यू एंड आर. बेसिकली जिस टाइप का इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें पी के लिए दिया हुआ है ना, कि वो -a/2 पर है और ऊपर जा रहा है, इसी टाइप की चीज तुम्हें बतानी है क्यू और आर के लिए, कि किधर है और किधर जा रहा है. मतलब तुम्हारा क्यू के लिए आंसर होगा कि भाई समथिंग +a/4 एंड गोइंग अप, या -a/2 एंड गोइंग डाउन, समथिंग लाइक दैट. सो फॉर क्यू यू हैव टू टेल मी पोजिशन एंड अप एंड डाउन, गोइंग अप और गोइंग डाउन, एंड फॉर आर यू हैव टू टेल मी पोजिशन, वाई पोजिशन अपने SHM में कहाँ पहुंचा हुआ है, एंड गोइंग अप और गोइंग डाउन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन करो ट्राई और आंसर भेजना होस्ट पे. भव्य तेरा आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है. यस, दोनों करेक्ट है. नहीं पार्थ, करेक्ट नहीं है. ठीक से देखो, So एक करेक्ट है, दोनों wrong है. दोनों गलत है. ओम करेक्ट आंसर है. ये भी बता दो कि किधर किधर जा रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन. पोजीशंस करेक्ट है. नहीं, तेरा पहला करेक्ट नहीं है, देख.
पोजीशन देख और उस हिसाब से सोच कि उसकी करंट वेलोसिटी क्या होगी। तुम्हें ये नहीं बताना होता बाद में कहाँ जाएगा, तुम्हें बताना होता है इंस्टेंटली इस वक्त कहाँ जा रहा है। नहीं नहीं, क्यू का फिर गलत है तेरा। देख, अगर वो वहां पर है जहां तू बोल रहा है तो उस जगह क्या वेलोसिटी होगी उसकी, एग्जैक्टली उस लोकेशन। हाँ, यस करेक्ट। you when you are asked for velocity it is always at that instant, it's not about future में किधर जाएगा। ठीक है। नहीं पार, एक गलत है तुम्हारा डायरेक्शन। परिजात करेक्ट आंसर है दोनों। रिदम गलत है दोनों, चेक करो। इसने डायरेक्शन गलत है इसका। नहीं अवनीश, करेक्ट नहीं है। मिराज पोजीशंस तुम्हारा करेक्ट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन गलत है दोनों का। इसने करेक्ट है क्यों, क्योंकि देख जो पहला वाला है तेरा, वो अगर उस जगह पर है तो वो फिर तो वेलोसिटी उसकी कुछ नहीं है। तो दूसरा वाला जो है वो तेरा गलत डायरेक्शन में आ रहा है, सेकंड वाला। नहीं आशनी, करेक्ट नहीं है, फिर से देखो। So we send it to host, right? होस्ट या नेचर में करेक्ट नहीं है, बिना करेक्ट नहीं है। हर्षित करेक्ट आंसर है पहला वाला, दूसरा वाला भी करेक्ट है, उसका डायरेक्शन गलत है। इफ दैट इज रियली द पोजिशन देन हाउ इज इट मूविंग। When you are asked for velocity or direction of motion, it is always instantaneous, not where it will go later. चिन्मय, कोऑर्डिनेट इन द सेंस ऑफ वाई बताना है बस, एक्स में कुछ नहीं बताना है। क्षितिज करेक्ट है दोनों आंसर, श्रेया गलत है दोनों आंसर। ध्वनि गलत है, अन्वय करेक्ट है दोनों पोजीशंस। करेक्ट है हर्षित, यस नाउ।
श्रेया एक सेकंड रुक जाओ, बहुत सारे आंसर है। क्रिश तेरा सेकंड आंसर गलत है, सेकंड आंसर का डायरेक्शन गलत है। अगर वो माइनस ए पे है तो इट्स मूविंग अप, नीदर मूविंग अप नॉर डाउन, इट्स एट रेस्ट। बस वही गलती है, बहुत सारे लोगों ने कर लिया है। चिन्मय तेरा पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है पोजीशंस में, और डायरेक्शन में भी दोनों गलत है। हाँ अर्नव करेक्ट आंसर है दोनों। अवनीश सेकंड आंसर करेक्ट है, प्लस पहला वाले में पोजीशन करेक्ट है, डायरेक्शन गलत है अगेन, क्योंकि माइनस ए पे इट कांट बी मूविंग अप और डाउन। श्रेया एस तेरा भी वही एरर है, माइनस ए करेक्ट है, अप गलत है, और सेकंड करेक्ट है दोनों। श्रेया दोनों आंसर गलत है। आशनी पोजीशंस करेक्ट हैं तेरे दोनों। अनवय करेक्ट आंसर तेरा था। मिताली नहीं, A/6 5 A/6 गलत है। नहीं दोनों रेस्ट पर नहीं है चिन्मय, केवल एक रेस्ट पे है, जो माइनस ए पे है वो रेस्ट पे है। देखो इसको ऐसे करेंगे, मैं सॉल्व करता हूँ। बेसिकली
it's always good to be able to combine the wave with phasors because that gives you a lot of understanding about what's going on. क्या हो रहा है कि ये हमारा वेव है और ये राइट को जा रहा है, ठीक है। तो अब जो अपना पार्टिकल है P, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि वो -a/2 पे है एंड इज मूविंग अप, ठीक है। अब -a/2 तो अगर तुम बोलोगे कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये तुम्हारा -a पोजीशन है, ये +a पोजीशन है, तो -a/2 पोजीशन जो है वो ये है। तो -a/2 पे तो दो टाइप के पार्टिकल आते हैं, एक जो पॉजिटिव स्लोप पे बैठा होता है और एक जो नेगेटिव स्लोप। बट हमको इसीलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है P के बारे में कि वो -a/2 पर है एंड इज मूविंग अप. That means it can't be this guy because this guy is moving down. As the wave propagates, this will go down. This will go up. So this is our guy. So this is where P is located. P को हमने locate कर लिया, ठीक है। ये हो गया मेरा P. But this is going down, right? This is going up. मुझे P के बारे में क्या बोला है? Down? मैंने down बोला था? नहीं, but ये वाला पोजीशन पे तो डाउन जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है। नहीं, अब जाएगा। वेव आगे जाएगा। वेव थोड़ा सा आगे बना लिया करो ना, अगर कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा आगे बना लो। तो किधर होना चाहिए फिर इसको वेव पे रहने के लिए? वर्टिकली अप डाउन मूव कर सकता है वेव, जब थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो ये किधर आ जाएगा? ऊपर ही तो आ जाएगा। ऊपर आएगा। ओके, आई थॉट कि द वेव वाज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। नहीं, you remember the result of particle velocity and wave velocity का relationship, right? जैसे वो जो वेज ठोक रहा था वैसा ही। नेगेटिव स्लोप मतलब आप ऊपर जा रहे हैं। अगर वेव राइट को जा रही है और हम नेगेटिव स्लोप पे बैठे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये P हो गया। अब मुझे Q और R बोले हैं कि P से λ/6 ईदर साइड है। अब ऐसे तो नहीं कि मैं λ/6 हाथ से बना लूं और लोकेट कर लूं कि क्या चल रहा है, मैथमेटिकली करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेज डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन P एंड Q और P एंड R, that is given by this, which in our case is 2 pi by lambda into λ/6, which produces a phase difference of pi by 3. तो एक जो है इनमें से वो इससे pi by 3 आगे है और दूसरा pi by 3 पीछे है। 60 डिग्रीज आगे और 60 डिग्रीज पीछे। यहाँ पर it will be helpful to convert the situation into the phasor. मैं इसको आगे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका सिचुएशन का फेजर बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो करो कि भाई P को लोकेट कर लो इस पे। ये फेजर अगर ऐसे घूम रही है तो P कौन है? -a/2 पे है एंड गोइंग अप, तो ये होना चाहिए P। दिस इज योर P प्राइम, लेट्स से P का रिप्रेजेंटेशन ऑन द फेजर। बट वो P प्राइम लेफ्ट वाले पार्ट में चाहिए ना, क्योंकि नहीं इट इज आफ्टर पाई एंड बिटवीन 3। नहीं, ये देखना है तेरे को कि किधर जा रहा है वो। ये ऊपर जा रहा है, राइट। ये फेजर ऐसे घूम रही है। हाँ, तुम कहाँ पे प्रोजेक्शन कहाँ ले रहे हो? प्रोजेक्शन हम यहाँ ले रहे हैं, पाई पे ले रहे हैं। वर यू थिंकिंग प्रोजेक्शन एक्स पे ले रहे हैं? अगर वैसा तो ठीक है, मैं वाई पे ले रहा हूँ प्रोजेक्शन मोशन की। तो अगर ये फेजर ऐसे घूमेगी और P ये है तो इसकी शैडो इधर में तो नीचे जा रही होगी ना। वो समझा, बट लाइक इफ इट इज 0 वाज अ 0, वो गलत है, वो गलत है। वो जीरो से एंगल निकालना गलत है, बिकॉज उसमें हमेशा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वेव ऐसे है और उधर जा रही है तो टाइम उधर की तरफ पॉजिटिव है और ये सब है। ऐसे नहीं निकालना होता है कि तुम यहाँ से जीरो, ये जीरो नहीं है, ये पाई है, ये पाई वाला फेज है। से आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि नहीं, ये जीरो वाला फेज है, सॉरी, दैट्स फाइन, ये जीरो वाला फेज है। और जीरो के बाद बेसिकली मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, स्लोप से ही बोल रहा हूँ कि वेव आगे जाएगी तो ऊपर जाएगा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये फेजर ऐसे घूम रही है ना, फेजर के घूमने के साथ कोरिलेट कराना है। अगर ये फेजर ऐसे घूम रही होती तो ठीक हो जाता वो, लेकिन ये ऐसे घूम रही है। ये तो आर्बिट्ररी कन्वेंशन है ना कि मैं किधर घुमा रहा हूँ। तो व्हाट आई हैव टू लिंक, द लिंक बिटवीन दिस रिप्रेजेंटेशन एंड दिस रिप्रेजेंटेशन कम्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। Otherwise, so they are unrelated with each other. Like wave can go this way, the phasor can be turned this way. How are they related? The coupling between them is that one of them produces the motion of the other faithfully, and vice versa. So since I know that this wave is going to the right, the particle is moving up. Therefore, on the phasor which is turning this way, there are two possibilities for being at -a/2.
and the only possibility that gives me minus a by 2 and moving up in the projection taken on the y-axis is this guy, right? And phasor के x में is velocity और position. फेजर के x में कुछ नहीं है, फेजर के x में, फेजर के y में है पोजीशन. Obvious. फेजर के y में पोजीशन होती है, तो ये पोजीशन बता रहा है माइनस ए बाई 2 ऑन द फेजर. दिस इज द पोजीशन. ये 0 है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो ये माइनस ए बाई 2 पर है. यहाँ पे तुम्हें इसकी शैडो दिखेगी. ठीक है, तो P तुम्हारा यहाँ पे आ गया, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री. समझ सकते हो क्यों? हाँ सर. क्योंकि रेडियस ए है इसका, तो a बाई 2 के लिए 30 डिग्रीज होगा. अब तुम्हारा आंसर ये आया है कि Q और P और Q और P और R में 60 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है. एक उससे 60 डिग्रीज आगे, एक 60 डिग्रीज पीछे है. तो बस वो फेजर पे दिखता है. 60 डिग्रीज पीछे चले जाओगे तो बोल दो ये Q है. किसी को भी बोल सकते हो, ऐसा मैंने बोला नहीं कि कौन आगे कौन पीछे. तो किसी को भी Q किसी को R बोल सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ तुम्हारा Q प्राइम हो गया, और ये वापस वेव पे यूनिकली डिटरमिन हो जाएगा क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही पोजीशन है. तो ये हमारा Q हो गया, क्योंकि पोजीशन वही समझ रहा था कि वेव में हम 60 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं और फेजर में 60 डिग्री पीछे बढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज उल्टा डायरेक्शन. हाँ हाँ करेक्ट. आगे पीछे कोई रेलेवेंट क्राइटेरिया नहीं है, वो केवल हमारे लिए कॉमन वर्ड्स हैं, बट वो हमेशा मिसलीडिंग होते हैं आगे पीछे. क्योंकि टाइम में तुम आगे ऐसे प्रिंट कर रहे हो, फेजर को ऐसे घुमा रहे हो, तो आगे पीछे का कोई खास रिलेशनशिप नहीं है. बेसिकली अगर तुम 60 डिग्री इससे जाते हो, फेजर देखो पहले 60 डिग्री पीछे आ गए तो तुम आ गए यहाँ पर. यहाँ से तो बस एक ही जगह मिल सकती है तुम्हें. राइट. वो ये जगह तो नहीं हो सकती जो यहाँ पे मिनिमा आएगा, हाँ सर. क्योंकि तुम उसमें वहां जाने के लिए तो तुम एक मैक्सिमा से गए होगे, जो कि मतलब दैट वुड बेसिकली मीन यू हैव गॉन थ्रू, बट यू हैव इमीडिएटली गॉन हियर. राइट सर. ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि फेजर ऐसे घूम रहा है, और एक सेंस में डायरेक्शन ऑफ वेव तो ऐसे है, लेकिन अगर तुम प्रिंटिंग देखो इसकी तो इस तरफ प्रिंटिंग हो रही है वेव की, राइट? यस सर. ठीक है, और दूसरा जो है अपना वो 60 डिग्री आगे है तो 30 ऊपर हो जाएगा वो. ये रहा R, या रादर उसका रिप्रेजेंटेशन ऑन द फेजर R प्राइम, that is 60 degrees ahead of P prime, which basically means that that guy is at plus a by 2, and you can come back on the wave. I mean, you don't need to, you have already found on the phasor the location, but that is where he is. And on the phasor also you can see कि phasor ऐसे टर्न हो रही है तो ये ऊपर जा रहा होगा. ये वेव पे भी दिख रहा है ऊपर जा रहा है क्योंकि उसी स्लोप पे बैठा है जिस पे P बैठा है. और जो लैम्डा बाय 6 इंफॉर्मेशन दी थी वो वेव में कहाँ पर है, वो ये इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज ऑलरेडी कर चुके हैं. ये डिस्टेंस है लैम्डा बाय 6 और ये डिस्टेंस है लैम्डा बाय 6. ठीक है, सबको समझ गए? सो द आंसर इज R is at y equals to plus a by 2 and going up, and Q is at y equals to minus a and going nowhere. You have to understand कि जब तुमसे वेलोसिटी पूछा जाता है तो वो इंस्टेंटेनियस होता है. Q अभी अपने मिनिमा पर है तो वो करंटली रेस्ट पर है. यू कांट से कि थोड़ी देर में तो ऊपर ही जाएगा. ऑफ कोर्स जो नेगेटिव मिनिमा पे है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट गोइंग बैक अप. बट वेलोसिटी इज नॉट अबाउट द फ्यूचर. नोबडी इज आस्किंग कि कहाँ जाएगा, पूछ रहे हैं कि अभी कहाँ जा रहा है करंटली. सो ये मिस्टेक मत करना. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. वेलोसिटी इज एन इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट. इफ इट इज एट रेस्ट द आंसर इज 0. Whether or not it goes to the right or left or up or down later is irrelevant to its instantaneous velocity. Acceleration किस तरफ है क्योंकि is the acceleration of Q also 0? नो कांस्टेंट है वो तो. नहीं, कांस्टेंट कैसे है? SHM भूल गए हो तुम लोग, लग रहा है मुझे. SHM ही तो कर रहे हैं लोग. Yes. अपवर्ड्स है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन है क्योंकि हाँ सर मैक्स. हाँ सॉरी मैक्स. a ओमेगा स्क्वायर अपवर्ड्स. P की एक्सेलरेशन किस तरफ है? डाउनवर्ड. नहीं, Upwards. कंफ्यूजन क्यों है इतना? P की एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स है. एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मैंने तुम लोग को बताया. हाँ पी का अपवर्ड्स है वो. Acceleration is always towards mean position ना. जो ऊपर है वो नीचे एक्सेलरेटेड है, जो नीचे है वो ऊपर एक्सेलरेटेड है. ये सिंपल सा लॉजिक है एक्सेलरेशन का. तो कॉन्केविटी से दिख रहा है ना. हाँ बस, और कुछ नहीं करना है इसमें.
वेलोसिटी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वेलोसिटी में तुम्हें स्लोप देखनी पड़ती है और वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी देखना पड़ता है। वेव अगर राइट पे जा रही है तो फिर यहां से यहां तक के लोग सब ऊपर जा रहे हैं, मैं एक ही मैग्नीट्यूड बना रहा हूँ, और यहां से यहां तक के लोग नीचे जा रहे हैं और ये लोग भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये स्लोप एक टाइप की स्लोप है और वो स्लोप एक टाइप की स्लोप है। सारे नेगेटिव स्लोप वाले लोग ऊपर जा रहे हैं और सारे पॉजिटिव स्लोप वाले लोग नीचे जा रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वेलोसिटी वेरीज बिटवीन पीक एंड पीक. Between one peak to the other peak, it is in one direction. Between that peak to the next peak, it is in the other direction, because slope is the same here and then the same here. Acceleration is simple. Anybody who's up is accelerated downwards. Anybody who's down is accelerated upwards. Not at the same magnitude, of course. The closer you are to the mean position, the less acceleration you have. But the point is that the direction is clear. If you are up, the acceleration is down. If you are up, down, the acceleration is up. So क्योंकि Excuse me, sir. acceleration, हाँ बोल. Yes, no, sorry. Yeah, so I was asking, sir, first of all, in this question, R and Q can be used interchangeably, right? Because the They question can be. says either side. They can be. Right. And so secondly, I approached this by simply assuming a sign and I added pi by 3 and वो भी ठीक है, वो भी ठीक है. yeah. उसमें लेकिन क्या करना होता है ना कि तुम्हें मल्टीपल चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. लाइक इफ यू आर राइटिंग की साइन है तो एक तो तुम्हें पोजीशन की कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी टू द साइन वाला इक्वेशन. फिर तुम्हें वेलोसिटी उसका डिफरेंशिएशन लेके कॉस आएगा और उसको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, क्योंकि पी के बारे में बोला है कि वो -a/2 पर है और ऊपर जा रहा है. ये दो कंडीशन है. Yes, sir. साइन जो है, जब तुम साइन अगर जो ये बोल रहा है वो भी तुम लोग कर सकते हो. देखो एनालिटिकली अगर कर रहे हो कि तो ग्राफिकल सोल्यूशन हो गया. अब इफ यू वांट टू डू इट एनालिटिकली, you could do it also this way. Let's say कि P जो अपना भाई है उसका जो अपना खुद का इक्वेशन ऑफ मोशन है, मान लो अभी टाइम इक्वल टू 0 है, जब मेरे को बताया कि वो कहां पर है, तो उसकी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन तो केवल टाइम की है. करेक्ट. वो तो SHM कर रहा है अप एंड डाउन, उसमें कोई x तो है नहीं, x डाल दिया उसका. तो वो क्या कर रहा है, वो SHM कर रहा है a sin ओमेगा t, लेकिन उसका फेस कैसे डिटरमिन करें? बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन गिवन टू मी. तो मान लो फाई है, पहले फाई डिड्यूस कर लेते हैं. मान लो कि अभी टाइम t है, तो t अभी टाइम t इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0 मेरे को बताया कि उसका y जो है वो -a/2 है और उसकी वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन 0. ये दोनों फैक्ट यूज करने पड़ेंगे. केवल एक से एक सेट ऑफ i आएगा, दूसरे से दूसरा सेट ऑफ i आएगा, मुझे उनका कॉमन इंटरसेक्शन लेना होगा तब करेक्ट आएगा. सो इट्स ऑलवेज लाइक टू कंडीशंस हैव टू बी मेट, because if I only apply one condition then I could be either of those places. फेजर ये चीज शॉर्ट में करता है क्योंकि उस पे गोले पे तुम लाइन बनाते हो और 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं और फिर घूमने से देख लेते हो कौन सा अपना होना चाहिए. So that is more condensed, but you can always do the analytical solution. So you say okay, fair enough. Then first I apply the first condition, -a/2 equals to a sin 0 plus 5, टाइम इक्वल टू 0 डाल दिया है. एंड दूसरी कंडीशन जो मैं लगाऊंगा वो इसके डेरिवेटिव पे, वेलोसिटी क्या है, इसका टाइम डेरिवेटिव dy/dt. तो दूसरी कंडीशन में लगाऊंगा कि dy/dt विच इज a ओमेगा cos ऑफ, और टाइम डाल दिया 0 plus 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है फाई को. तो पहली कंडीशन से मेरे पास क्या सेट ऑफ फाई आएगा, इससे मेरे पास आएगा साइन फाई इज नेगेटिव हाफ, जिसका सोल्यूशन क्या है, साइन फाई, साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो बेसिकली मेरे पास फाई की क्या क्या सोल्यूशंस आएंगी, यहाँ देख लो, या तो इधर आएगा 30 डिग्री नीचे या इधर आएगा 30 डिग्री pi by नीचे. 6 and minus pi by. हाँ, तो बेसिकली या तो आएगा, अगर मैं शुरू से ही देखूं, गोले में देख लेता हूँ, सेट करके देख लेता हूँ, रादर देन लिस्टिंग इट लाइक द फॉर्मल वे ऑफ 2n pi plus something, I will just simply write it out. So एक तो ये है pi plus pi by 6 which is what, 7 pi by 6, और दूसरा है 2 pi minus pi by 6 which is 11 pi by 6. And then it's simply to keep adding 2 pi to this, 2 pi to this. So इस पे 2 pi ऐड करोगे तो 12 plus 7 19 pi by 6. इसमें 2 pi ऐड करोगे तो 23 pi by 6 एंड सो ऑन. तो ऐसा सेट है जो सेटिस्फाई करता है केवल पहली कंडीशन को कि पोजीशन जो है -a/2 आ जाए. लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन, इसमें से भी कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, वो जो कोसाइन को नेगेटिव कर देते होंगे. अब कोसाइन ग्रेटर देन 0 देखना पड़ेगा कि कौन से में आता है. तो कोसाइन तुम्हें पता है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, कोसाइन इज बेस, तो इधर कोसाइन पॉजिटिव आता है और इधर कोसाइन नेगेटिव आता है. तो यानी जो इस क्वाड्रेंट में आता हुआ सॉल्यूशन है वो रिजेक्ट करना है. Therefore, based on the second condition then implies that phi is in the fourth quadrant.
तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बेसिकली combining the two results, the two conditions on phi, your phi is basically, the correct set is only these guys, which is basically some multiple of some 2n pi minus pi by 6, right? That's your correct value of phi, which produces the position and the velocity correctly. तो अब तुम इसका सबसे शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू उठा सकते हो भाई अपना इसको इक्वेशन को बनाने के लिए, तो ले लो कि भाई n 0 है, तो देयरफॉर pick smallest phi equals to minus pi by 6. Therefore, your equation of motion of P becomes a sin omega t minus pi by 6. करेक्ट है? अब वो लॉजिक करो जो करना है, वो तो करना ही पड़ेगा कि भाई डेल्टा फाई जो है Q और R के बीच में वो तुमने निकाल लिया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 6 यानी कि पाई बाय 3। तो बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि भाई y ऑफ q, अब अगेन इंटरचेंजेबल है, किसको आगे किसको पीछे बोल रहे हैं वो कुछ बोला नहीं है प्रॉब्लम में, तो हम भी ले लेते हैं q है जो आगे है, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी a साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 6 यानी p की इक्वेशन में प्लस पाई बाय 3 करना है, और y ऑफ r हो जाएगी a साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3। तो अब दोनों की इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, और जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई तो तुम्हें बताना है कि अभी ये कहां पर है, अभी क्या है, अभी टाइम 0 है, तो इन दोनों में टाइम 0 डाल दो। Therefore, at t equals to 0, yq is simply a sin pi by 6, a sin pi by 6, which is plus a by 2, और इसमें t equal to 0 डाल दो तो यह है a sin माइनस ऑफ वॉट एवर दिस इज, क्या बनेगा ये 2/6 है ना, 3/6 माइनस पाई बाय 2, तो माइनस आ गया a साइन माइनस पाई बाय 2 यानी कि माइनस है। सही है, कचरा कर दिया मैंने थोड़ा यहाँ पे, बट आई गेस यू। और अब ये बताना है कि ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो वो भी बता सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करके इसमें टाइम 0 डाल दो, तो प्लस आया तो ऊपर जा रहा है, माइनस आया तो नीचे आया, प्लस आ जाएगा इसका, और इसमें डिफरेंशिएट करके टाइम 0 डाल दो, वो 0 आ जाएगा वैसे भी। हर्षित ठीक है वो, बट यू आर नॉट रियली doing it without SHM. You know that it is a simple harmonic motion. That's why you're choosing the sine function, right? So that's utilizing the knowledge that it's a SHM. But हाँ ठीक है, it's simply a manipulation of the trigonometric functions if you want to call it mathematically. Whether you make a phasor or a wave or a plot or write the equation of the sine function, it's mathematically all the same thing. Just manipulating trigonometric identities, right? ठीक है, ये solution clear हो गया सबको? So obviously this is more long-minded, but this is what is called the analytical solution, where you simply just work out the whole thing mathematically कि ये इसकी position है तो उसकी position क्या होगी. But it helps to also know how to do something like this. But the phasor does a lot of these things for you without you realizing it. The graphical, being a graphical method, things like writing the equation and satisfying its some conditions is basically equivalent to just looking and picking which is the correct one as per where it is going. And then once you go ahead by 60, go behind by 60, you have already located where they are and which way are they moving instantly, right? So all of that is captured in the phasor thing. ठीक है, अच्छा, इसका काउंटर पार्ट है टाइम में भी। ये जो पूरा डिस्कशन अभी हुआ है ये तो स्पेशल डिस्कशन था, स्पेशल इन द सेंस दैट Q एंड R वर स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम P। ठीक है, हर्षित देख तेरे में भी कुछ, या तो तुमने कोई कंडीशन नहीं लगाया है, डिड यू यूज द वेलोसिटी का कंडीशन कि उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए? ठीक है, देखो फिर कुछ होगा, क्योंकि आई मीन हाँ भेज देना। ये जो प्रॉब्लम था ये स्पेशल प्रॉब्लम था इन द सेंस दैट P तुम्हें बता दिया था कहां पर है और Q और R उससे स्पेस में सेपरेटेड थे।
So at the same time, at the same instant of time, there were two spatially separated points. You can also have the flip problem of this, which is at the same place, you can have two instances separated in time, कि अभी यहाँ पर था, 5 सेकंड बाद यहाँ पर था, तो अब बता दो कुछ. उससे भी फेज डिफरेंस आता है. एक ही टाइम पर दो अलग अलग जगह पे होने पे फेज डिफरेंस आता है, कि वेव है, तुमने वेव को पॉज कर दिया तो टाइम रुक गया है. अब तुम एक पोजीशन पकड़ो और कोई दूसरी पोजीशन पकड़ो तो उनके फेजर अलग अलग जगह पर होंगे, तो फेज डिफरेंस ड्यू टू स्पेशल डिफरेंस है. दूसरा चीज ये है कि वेव चल रही है, अब टाइम का पैसेज चल रहा है, अब तुम एक ही लोकेशन पर हो, अब एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स कांस्टेंट है, x इक्वल टू 3 पे हम बैठ गए, लेकिन अब टाइम का पैसेज हो रहा है तो वेव जा रही है यहाँ से. तो इस इंस्टेंट पे और इससे 2 सेकंड बाद, क्योंकि तुम ऑसिलेशन कर रहे हो, तो अभी तुम्हारा फेजर कहीं है और फिर 2 सेकंड बाद तुम कहीं पहुंच जाओगे तो फेजर कहीं और पहुंच गया होगा. तो वो जो फेज डिफरेंस आया वो टाइम के पैसेज के कारण आया. इफ दिस वाज फेज डिफरेंस ड्यू टू स्पेशल सेपरेशन, देन दैट वुड बी फेज डिफरेंस ड्यू टू टेम्पोरल सेपरेशन, एंड इट इज कंप्लीटली एनालॉगस टू इट. यहाँ पे मैंने एक सेंस में क्या लिखा इसको, कि रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, राइट. सो लेट मी आल्सो राइट relation between phase difference and time difference. path difference था पहले, अब time difference है. मतलब ठीक है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी. I could call the previous one spatial phase difference and call this one temporal phase difference. But keep in mind the spatial phase difference is found at a fixed time at two different places. You stop time and then you look at two different places. The temporal time difference is phase difference is found by fixing x, keeping x constant, locating yourself at one place and then allowing time to pass and seeing how much has the phasor turned in that duration. तो मैं डायरेक्टली एनालॉगस रिलेशनशिप लिख रहा हूँ कि पहले मैंने लिखा था कि लैम्डा डिस्टेंस चलने पे फेजर 2 पाई से घूम जाता है. अब तुम चल नहीं रहे हो वेव पे, वेव रुका हुआ नहीं है और तुम उस पे चल नहीं रहे हो, तुम एक ही जगह बैठे हो और वेव चल रहा है, वेव पास हो रहा है. तो एक ही जगह पे कितना देर बैठने से फेजर 2 पाई घूम जाएगा? करेक्ट. अगर तुम एक ही जगह पे बैठे रहोगे टी टाइम के लिए तो फेजर 2 पाई से घूम जाएगा तुम्हारा फेजर. तो अगर तुम 1 टाइम के लिए बैठोगे तो फेजर 2 पाई टी बाई टी से घूम जाएगा. तो अगर तुम डेल्टा टी टाइम के लिए उधर बैठोगे तो तुम्हारा फेजर 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी से घूम जाएगा. यानी कि फेज डिफरेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम is basically 2 pi by time period into delta t, which by the way can also be written as omega into the time elapsed. जैसे पीछे k था, तो मैं दूसरा वाला भी यहाँ लिख देता हूँ, just so you can have a meaningful comparison. The phase difference due to spatial separation was 2 pi by lambda into the spatial separation. That was basically k into spatial separation. And this is the phase difference due to temporal separation. This is calculated at one place at two different times. This is calculated in two different places at one time. You stop time and then you look at two different places. You stop space, you stop space rather, you stop at one place in space and then see at two different times. But they are completely analogous equations, and no wonder, because in a sense, if you think about what t and lambda represent, then if t represents the period in time, और पीरियड का मतलब क्या है, जितनी देर के बाद स्टोरी रिपीट होने लगेगा, यानी फेजर वापस वहीं आ जाएगा, तो देन लैम्डा represents the period in space. I mean, that's a odd way of putting it, but it is nevertheless true that lambda is the period in space. If you remember, मैंने तुम लोगों के लिए एक स्पेस टाइम ग्राफ बनाया था इसका, जिसमें स्पेस और टाइम दोनों साथ में दिख रहे थे, कि तुम बेसिकली टाइम उधर प्लॉट कर लो, स्पेस इधर प्लॉट कर लो, और वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर दिखा दो y पे. तो ये जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये स्पेस और टाइम दोनों में साइनोसॉइडल है. मतलब अगर तुम इसमें स्पेस, जो इक्वेशन है y एक्स टी, वो a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई
उसमें अगर तुम टाइम ले लो एक फिक्स्ड, तो स्पेस में वो साइन वेव है, और स्पेस ले लो फिक्स तो टाइम में साइन वेव है। यानी उधर से भी देखते हैं तो साइन दिखता है क्रॉस सेक्शन में, इधर से भी देखते हैं तो साइन दिखता है क्रॉस सेक्शन से। अब इट्स अ लिटिल हार्ड टू ड्रॉ कि स्पेस टाइम में बना हुआ वेव कैसा दिखेगा, बट आई गेस रिपल्स टाइप दिखेगा कि तुम इधर से भी साइन बनाओगे, लेट मी मेक इट एन ऑरेंज, इधर से भी तुम साइन बनाओगे और उधर से भी तुम साइन बनाओगे, और फिर इनको स्मूथ सरफेस से कनेक्ट कर दोगे। यू अंडरस्टैंड? जैसे बेडशीट है, उसका कॉर्नर पे कभी हम पुल कर देते हैं तो उस पे ऐसे टाइप रिपल्स बन जाते हैं, folds like ripples on a pond, which when looked at from this side are sine functions and looked at from that side are also sine functions. Actually curve नहीं बनेंगे, straight line ही बनेंगे। कि अगर तुम बोलो कि t इक्वल टू 0 पे तुम y इक्वल टू 0 पे थे, तो उधर जो है बेसिकली ये वेव के इधर बढ़ने से तुम यहाँ नीचे जा रहे होगे, तो उधर टाइम में तुम्हें नीचे जाना चाहिए। तो उधर टाइम में अगर मैं बनाऊं, लेट मी सी इफ यू कैन डू इट, वो ऐसा बनेगा उधर। You all follow what I'm trying to make here? Right? And then these would be connected via straight lines. It would be like a corrugated sheet. वो देखा है वो जो टिन का शीट आता है, वो जो घर पे डालते हैं लोग, इट्स लाइक वो corrugated sheet है, ऐसे ऐसा और ऐसे करके है, राइट? इस टाइप का रहता है वो। But you're not looking at this or this. You imagine you cut it like that and like this at an angle at in two mutually perpendicular directions. तो इधर से भी क्रॉस सेक्शन में तुम्हें साइन दिखेगा जो स्पेशल होगा, और इधर से भी क्रॉस सेक्शन में साइन दिखेगा जो टेम्पोरल होगा। Make sense? So therefore think of it this way: if you pick a particular value of time, let's say this time, ठीक है, और तुम कहीं पर हो वेव में और तुम्हारा कुछ फेजर दिखा रहा है उधर, मान लो नीचे की तरफ है, तो तुम कितना डिस्टेंस मिनिमम मूव करो कि फेजर फिर से उसी पोजीशन में आ जाए? लैम्डा। तो लैम्डा इज द पीरियड इन स्पेस, लाइक व्हाट इज द टेम्पोरल, मतलब टाइम, जिनमें टेम्पोरल इज लाइक स्पेशल का टाइम वर्जन, स्पेस टाइम स्पेशल टेम्पोरल। तो अगर तुम स्पेस में मूव करोगे टाइम को फिक्स रखे, तो मिनिमम कितना चलना पड़ेगा कि फेजर वापस से घूम जाए पूरा? लैम्डा। सो लैम्डा इज द पीरियड इन स्पेस। पीरियड माने पीरियड, इफ यू फॉरगेट, पीरियड रिलेट्स टू टाइम ओनली, and if the meaning of period is more general, it is the shortest interval, whether through space or time, after which the story repeats itself. Then if the word period means that, not just time, then lambda is the spatial period, the shortest distance you have to move in space on a static wave, क्योंकि टाइम रोक दिया है तुमने, तो वेव रुक गया है, अब तुम मूव करोगे लैम्डा तो फेजर घूम जाएगा, तो लैम्डा रिप्रेजेंट्स द पीरियड इन स्पेस। वाइस वर्सा, इफ यू पिक अ स्पेशल पोजीशन, लेट्स से ये वाली, तो और फिर तुम कितना मूव करो, तो यहाँ पे तुम्हारा फेजर कहाँ दिख रहा होगा? इस जगह का फेजर। ये तुम कहाँ पे हो? वेव इधर जा रही है तो तुम ऊपर जा रहे हो मीन पोजीशन, तो 0 पे होगा फेजर। तो कितना देर वेट करो उधर कि फेजर फिर से घूम के आ जाए? ये इंटरवल क्या है? ये टाइम पीरियड है। So t is the period in time. How much you have to wait at a particular location for the phasor to come back to where it is. That's the temporal period. And the spatial period is how much you have to move on a static wave because time has been stopped till the phasor comes back. So they are completely analogous things. And since they are completely analogous things, they operate on their respective property, space and time, to produce the same kind of thing, phase difference. And in that sense, omega and k are also analogous. If t is the period in time, then omega is the rate of change of phase in time. क्योंकि t का उल्टा है, तो omega is the rapidity with which the phasor turns in time, and k is the rapidity with which the phasor turns in space. Does it make sense? इतना important नहीं है, but मैं फिर भी बता रहा हूँ just to give a complete picture for what they are, and in that sense they are completely analogous to each other. They are not. I mean, you make the distinction between time and space, but if you don't make that distinction, if you see all of time and all of space in a single go, then they're basically the same properties. ठीक है, clear?
तो पिछला प्रॉब्लम जो था उसका टाइम वेरिएंट भी बनाया जा सकता है, मैं दे नहीं रहा हूं, बट यू कैन इमेजिन इट वुड बी क्वाइट सिमिलर. इट वुड बी मोर लाइक कि पॉइंट P is currently at, let's say वही डेटा के साथ स्टार्ट करो, on a sine wave which is blah blah, point P is currently at -a/2 and moving up, and then I would say, and then we wait there for t by 12 seconds, then find the current position and current motion of direction of motion of P. वही लॉजिक है. तुम बोलोगे कि P अभी जो है P is currently at y equals to -a/2 and moving up. Then we wait there for some time, let's say t by 6, टाइम पीरियड का 1/6. तो अब P कहाँ पर है और किधर जा रहा है? लॉजिक वही है. पहले तो इसकी करंट पोजीशन निकाल लो फेजर पे, वो तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो प्रीवियस प्रॉब्लम में, यहाँ पर है ये. लेकिन फिर फेज डिफरेंस निकालो, अब टेम्पोरल फेज डिफरेंस है, तो 2 पाई बाय टी into the interval of time, ये in fact turns out to be the same data, pi by 3. और मूविंग अप था, तो therefore ये फेजर ऐसे घूम रही है, तभी ये मूविंग अप था. तो अब पाई बाय 3 थोड़ी देर वेट करोगे तो पाई बाय 3 और घूम जाएगा, तो यहाँ आ गया होगा P फिर से 60 डिग्रीज आगे, तो यानी करंटली वो +a/2 पे है, मूविंग अप है. ये इसका टाइम वर्जन हो गया इसी प्रॉब्लम का. ठीक है, सबको समझ गया ये चीज, ये पूरा डिस्कशन, राइट? So try to use the phasor. I mean, I know you can do it analytically also by writing equations, sine cos equations, and then satisfying. But I would recommend that you give preference to the phasor, because it is usually difficult to make mistakes in the phasor if you find the position and velocity correctly, and then move it around this way and that way, and you get the answer more quickly. Then instead of writing trigonometric equations and making them satisfy multiple conditions, and then being careful to solve the equation generally for all possible angles, not just for the first angle, and then making the intersection of those and then applying it in reverse. All of that is done more quickly with the phasor. So you should get more used to the phasor, both in SHM and in waves, compared to actually writing the equation and trying to solve it via there. You can of course do it this way, but generally much better and more free of mistakes by doing it this way. ठीक है, clear? All right. Excuse me, sir. Huh. Sir, in just the last example that you did, so we found pi by 3 to be the phase difference in terms of time, right? Yeah. And is the phase difference at P at two different times at the same place, but at Right. two different times, right now, and t by 6 seconds later. So is the phase Right, difference between those two? Correct. So can that be somehow, how are you going to associate that to the value of A, or rather the Y value, simply by putting it into the equation? No. It's just this phasor is of radius A, right? It represents the entirety of the motion. So it is confined between A and -A. So then 30 Right. degrees, 30 degrees means -a/2, and +30 means +a/2. From there. Got it, sir. Yeah, it is a Thank you. proportion of the radius of the circle, right? Yes, sir. Thank you. All right. And then I think we are done with the kinematics of waves, the mathematical part about describing position, velocity, acceleration, where particles are, the phase difference between two particles separated in space or separated in time. What else is there? I think we have to go to the physics now. ठीक है, okay. Acha, by the way, since if you remember, let me actually do it here only. So now we start with the physical discussion of the thing. The general wave equation for wave on a string. Okay.
एक्चुअली कर ही लेते हैं इसका क्विक डेरिवेशन बिकॉज इट यूजुअली इज insightful for you to understand why things are moving around and so on and so forth. What are the assumptions? तो अब हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, ठीक है. अभी तक केवल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन था. हमने स्टार्ट किया इन द बिगिनिंग बाय टेकिंग हाइपोथेटिकल वेव्स लाइक अ ट्रायंगल, लाइक अ स्क्वायर, व्हाटएवर. दैट वाज जस्ट अ मैथमेटिकल डिस्कशन. Then we went on to sine waves, but that was also only a mathematical discussion. No physics was involved, no forces, no masses, nothing. So simply that there is a sine wave, and so can you describe what is happening? Now we talk about what happens on an actual physical system, and the physical system for this chapter is the elastic string. Okay, so we have a one-dimensional wave because on a string, it's a one-dimensional medium, so only a one-dimensional wave can propagate, right? So the idea is that the हाँ, सो स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है. अच्छा, पहले इसमें बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए कि क्या है, सीन क्या है, सिस्टम क्या है. तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग जिसपे वेव प्रोपगेट हो सकता है वो इलास्टिक होना चाहिए. इलास्टिक का मतलब तुम्हें पता है बिकॉज द प्रीवियस चैप्टर वाज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी. द स्ट्रिंग मस्ट बी डिफॉर्मेबल, मीनिंग इट कैन स्ट्रेच. But not only can it stretch, it must not just stay like that. ऐसा नहीं कि खींच के, क्ले का स्ट्रिंग नहीं है, राइट. इनइलास्टिक मीडियम में वेव नहीं प्रोपगेट कर सकती है. क्ले का अगर स्ट्रिंग बना के उसमें डिफॉर्मेशन करोगे तो वो डिफॉर्मेशन प्रोपगेट नहीं करेगा क्योंकि उसका डिजायर नहीं है वापस से रीगेन करने का शेप को. So only elastic media can support these kind of waves. So our string is elastic, meaning it's like a spring in a sense. If you pull it, it becomes longer, but if you remove the deforming force, it wants to. And you must also understand that the wave is essentially a deformation on the string. It is not simply a shape. This is an important thing and often the source of some confusion, because if you think कि मैं एक string लेके, एक rope लेके और उसको बस floor पे रख दूं ऐसा sine wave के shape में, तो वो wave हो गया. वो wave नहीं है. ये चीज प्रोपोगेट नहीं करेगी. तुम रस्सी को रख दो फ्लोर पे, साइन वेव बना दो उसको हाथ से, तो वो प्रोपोगेट नहीं करने लग जाएगा, राइट. द मैजिक इज नॉट इन द साइन शेप और इन एनी पर्टिकुलर शेप. इट हैज टू बी डिफॉर्म्ड, व्हिच इज टू से कि अगर तुमने उसको एक साइड वॉल पे बांध दिया है और वो इतना लंबा है और यहाँ से तुमने उसको पकड़ के रखा है, तो जब तुम अपना हाथ ऊपर नीचे मूव करोगे तो एक्चुअली फॉर अ व्हाइल यू वुड हैव मेड द स्ट्रिंग लॉन्गर देन इट इज. It is a deformation. This string is longer than that string, and that's why it will try to regain that shape, but it can't regain it because then ahead वाले points पे होगा क्या कि तुमने string का ये end पकड़ा और तुमने इसको ऊपर लेना चालू किया. अब जब ऊपर लेना चालू किया तो क्योंकि इलास्टिक मीडियम है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो तुम इसको ऊपर लेते हो तो सेकंड वाला पार्टिकल भी ऊपर आता है. ऐसा नहीं हो सकता कि बस आइडियल गैस नहीं है कि मैं इस पार्टिकल को ऊपर कर दिया और बाकी गैस के पार्टिकल्स वैसे ही बैठे हैं, राइट. तो इसको मैं जब ऊपर खींचूंगा तो सेकंड वाला भी ऊपर आएगा, सेकंड वाला ऊपर आएगा तो थर्ड वाला भी ऊपर आएगा, थर्ड वाला ऊपर आएगा तो फोर्थ एंड सो ऑन. अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूं तो वो भी आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली द फैक्ट दैट आई हैव मूव्ड इट टेक सम टाइम टू प्रोपोगेट. यही वो x/c है. ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जैसे ही इसको पकड़ा और द मोमेंट आई डू इवन अ टाइनी, दिस गाय आल्सो रियलाइजेस, दिस गाय, इवन अ गाय 10 किलोमीटर्स अहेड ऑन द स्ट्रिंग आल्सो रियलाइजेस कि भाई ऊपर चलना है, तो सारा स्ट्रिंग एक साथ ऐसे ऊपर चला गया. वो नहीं हो सकता क्योंकि वेव यही चीज है, ये फैक्ट कि तुमने ये किया है, ये इनके फोर्सेस के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है. जब अगर तुम माइक्रो स्केल पे जाओगे तो अ स्ट्रिंग is really nothing but a line of atoms. Let's say I'm taking a very simplified example where it's a truly one dimensional string in the sense of कि इसका width जो है 1 atom thick है. अब अगर और लास्ट एटम जो है वो फंसा हुआ है वॉल के पहले एटम के साथ, यहाँ से वॉल चालू हो जाती है, मान लो ये वॉल है, तो वॉल मान लो दूसरे टाइप के एटम्स है. लेट मी मेक देम बिगर. दिस इज द वॉल एटम. So every pair of atoms has an attractive force between them. Now if I start to move this guy, तो क्या होगा कि इसकी जो, and this will be helpful actually, now I can actually do a good job of explaining this because तुम लोगों ने gravitation पढ़ लिया है, so you know what the gravitational field is, right? Gravitational field क्या होती है कि अगर ये अर्थ है और यहाँ मून है, और ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है बाय द वे. थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा डाइग्रेशन मारते हैं बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, फिलोसॉफिकल आइडिया अबाउट फिजिक्स, बट आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड टू गेट अ प्रॉपर फीलिंग फॉर व्हाट हैपेंड. इज दैट कि व्हेन ग्रेविटी वाज फर्स्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ फोर्स इनिशियली,
तो न्यूटोनियन ग्रेविटी जो है, जब न्यूटन ने अपना ग्रेविटी का थ्योरी दिया और rather the formula which is gm/r², he didn't really explain how it arises. What you have to understand is that when in physics we give a formula for something, that is not an explanation for why it is working. Even, and it's a famous statement of Newton's that when people asked कि ठीक है, fair enough, it is a 1/r² force, masses attract in proportion to their mass and in inverse square proportion of their separation, but why is it that they attract? Like, what is inside of mass? What is the... And Newton said, I have told you how gravity works, not what it is. Right? And that's the common thing in physics. It's not simply gravity, it's not specific to gravity. Any formula in physics only describes how it works. It does not describe what it is. So initially the problem, the conceptual or the philosophical problem that was there, and Newton also kind of struggled with it for a while and then gave up on it, is that in the 16th, 17th century, it was impossible for people to visualize or understand or accept that some object could influence another object without actual physical contact, right? Because obviously 16th 17th century के लोगों की जो intuition थी वो उनके everyday life से बनी थी, and being able to move something without actually being in physical contact with it would basically be classified as magic, right? It would not be classified as a scientific explanation for anything. Like कि मैं यहाँ से एक एप्पल को खींच लूँ दूर से और या कुछ कर दूँ, तो वो मैजिकल बात है. तो जब ये थ्योरी प्रपोज हुआ कि अर्थ जो है मून पे एक फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स के कारण मून अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, so then the biggest opposition to this idea was the fact that how is it even transmitting that force to such a large distance? Like, there is nothing in between. There are no gears or levers or strings or springs. It was impossible for them to appreciate how it could be possible without some physical thing in the middle that does the job, right? And so at that, in that era, this was called action at a distance, and it became a very sort of dirty phrase in the sense of you said it to sort of discredit something कि भाई अरे ये तो this is action at a distance, it can't be really scientific. ठीक है? So but Newton tried to come up with ways of explaining how it would be that it is experiencing the force, but he actually gave up on it and it sort of went away. And then later, via the theory of electricity and magnetism through the work of Faraday and Maxwell, Faraday was the first person who came up with the idea that actually a different way of looking at this, which is that this is applying a force on that and that is applying a force on this, is to actually think of it in a slightly different way, which is that first of all, there is no moon, there is only the earth. And what the earth does is that it sets up a gravitational field in all of space. So there is a gravitational field pointing towards the earth at every place in space, even if there is nothing there. I mean, there is no moon, there is nobody else to experience it, but yet there is something called the field, and that exists through all of space, and it becomes weaker with distance as 1/r², right? तो पूरा स्पेस में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है. ये फील्ड जो है ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में एक सेंस में, बिकॉज इट चेंज द होल आइडिया ऑफ हाउ वी अंडरस्टूड इंटरैक्शन एट अ डिस्टेंस. ठीक है, और वो फील्ड पूरे स्पेस में बना हुआ है, तो हर जगह पे उसका एक वेल डिफाइंड वैल्यू है और एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन है. अब जब कोई चीज वहां पे आता है लाइक अ मास लाइक द मून, then the way to say it is not that it experiences a force towards the earth. The way to say it is that it experiences the local field there. The earth is irrelevant now, there is field everywhere, and then when you put the moon in the earth's gravitational field at some place, it experiences the local field. And of course the value comes out to be such that कि भाई वो gm/r² ही आता है, क्योंकि फील्ड डिफाइन उस तरीके से किया गया कि उस डिस्टेंस पे वो gm/r² देगा, क्योंकि तुमने फील्ड यहाँ पे बोला है gm/r², उसमें इसका मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो गया. लेकिन ये conceptualization revolutionary था for its time, that you have basically said it's not really empty space in a sense, it's not that there is nothing there, there is a mechanism, that mechanism is abstract, it is not some gear, lever, chain, it is some entity which is not tangible, you can't touch it, feel it, smell it, but it is there, and when somebody else comes there, it experiences that entity, the field. And the idea actually arose in electricity, but then of course got adapted to gravitation also, because it's the same kind of effect, right? Action at a distance. And so another consequence of this is that, and then you have to apply another idea on this, which was also problematic in Newton's time, although they did not know it then, is that the special theory of relativity says that there is an upper limit on the speed of anything, any interaction, right? In the sense of that if you do something here,
then that information that this has been done cannot propagate faster than the speed of light. I mean, light is incidental. Light was the first example, so we call it speed of light, but it's some speed, one speed, and nothing can exceed that speed, right? Information का speed है वो. हमारे universe में information के propagation पे एक upper limit है, which is called the speed of light. I mean, that's a historical thing, why it's called the speed of light, but it's really some speed, one large value. And so basically, from a Newtonian point of view, if you forget the idea of field, then you are in trouble, because then if you say, I'm going to suddenly make the earth vanish, moon जो है earth को orbit कर रहा है इस force के कारण, इसी force से bound है इस orbit में. अगर ये force अचानक से disappear हो जाए, तो moon जहां पर भी होगा उस वक्त उस tangential path पे forever चला जाएगा सीधा. It will be like string घुमा रहे थे और रस्सी टूट गया. प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम ये फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हो और सीधे डायरेक्ट फोर्स लेते हो, यानी एक्शन एट अ डिस्टेंस लेते हो, तो देन इफ लेट्स से द अर्थ डिसअपियर्स somehow, it suddenly disappears, then the force perspective does not allow you to have some delay, because the force is due to the earth, and the moment the earth disappears, this force on the moon must also disappear at that very instant, and so the moon must simply become unbound right there. But again, the problem is that would violate the fact that the earth has disappeared cannot come to the moon. That information cannot reach the moon in zero propagation time. It is impossible. Nothing travels faster than the speed of light. And even light takes like, I don't know how many minutes or seconds it takes, but it takes some time, right? Or if you take the sun and the earth, forget the earth and the moon, consider that this is the sun and this is the earth. And the earth is going, so light takes like 8 minutes, right? Even if the sun disappears right now, the earth is still going to be in orbit for the next 8 minutes, because the light that we are receiving from the sun and the gravitational pull that we are receiving from the sun are not instantaneous. They were emitted as waves 8 minutes ago. It's like the sun is emitting light, which is going like waves, and the sun is emitting gravity, which is also going like waves. The field. And so if the sun suddenly disappears, it would stop emitting the light. So एक wave निकलेगा यहाँ से जो अंधेरा करता हुआ जाएगा यहाँ पे, right? वो speed of light से जाएगा. So एक यहाँ पे black होता जाएगा, लेकिन तब तक तो मेरे को light मिल ही रहा है, क्योंकि वो light तो पहले ही निकला हुआ था. So I'm still bathed in light for the next 8 minutes. And gravity will also start collapsing from here. This gravitational field, these vectors will start disappearing, but also from this point onwards. And that also propagates at the speed of light. So the gravitational field will collapse at the speed of light, and the light also will disappear at the speed of light, and that effect will propagate outwards from here. And so since it takes 8 minutes for anything traveling at the speed of light to get here, for the next 8 minutes, I mean, we are basically dead. Our destiny is sort of done, कि भाई अब हो गया है, खत्म कहानी है, 8 मिनट और कर लो चिल जो करना है. लेकिन it's sorted that we are now done, right? Nothing can be done about it. If the sun disappears, 8 minutes later, we are gone. Not only are we freezing to death, we are also getting thrown into space somewhere. But this would not work in the Newtonian point of view, because in the Newtonian point of view, there is no field that gradually collapses at a finite rate. There is simply the force, and if the source of the force disappears, the force also disappears instantaneously, right? And that is basically in violation of how the universe works. So therefore, the field perspective, the idea that there is a field and any effect that happens somewhere propagates in the field also like a wave, saves all these theories from basically violating the laws of physics. And so they are still valid, but they are valid only because the concept of field saves them. And you can see within the concept of field is embedded the idea of waves, because anything that you do somewhere must also propagate in the field like a wave, right? If you move the sun suddenly, like up and down, अभी हम सन से एक सर्टेन डिस्टेंस पर हैं, तो सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऐसे लग रहा है. अचानक से तुम सन को एक सेकंड के लिए ऐसे अप एंड डाउन ऑसिलेट करा दो, तो वो जो ऑसिलेशन होने से जो फील्ड वेक्टर्स को चेंज होना पड़ेगा, वो इफेक्ट भी प्रोपेगेट करेगा कि हमारी लोकेशन पे 8 मिनट बाद ग्रेविटी सन का सडनली ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा. तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या मैसिव अर्थक्वेक आ जाएंगे, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ पल्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइक दिस, राइट? You could think of this as the gravitational field, which has a fixed value, and then there is a pulse. हाँ सेतु, all force fields have the speed of light. कुने जो तू बोल रहा है वो करेक्ट है. Faraday's explanation for field, this field idea, is basically what happens is that there is a more modern version of this. उतना relevant नहीं है हमारे लिए, but मैं फिर भी बोल देता हूँ, ये पूछ रहा है तो. Field का भी जो modern idea है, वो ये है
फील्ड का ही आइडिया है, बट बेसिकली हमने क्या किया है कि कुछ फील्ड्स को हमने क्या कर दिया, स्पेस टाइम ही बना दिया है. सो यहाँ पर भी एक लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन ये था कि स्पेस है और उसमें फील्ड एग्जिस्ट करती है. सर हाँ सर सन को ऊपर नीचे करे तो इंस्टेंटली नहीं होगा, 8 मिनट बाद क्या नहीं, होगा? इंस्टेंटली नहीं होगा. देखो अगर सन यहाँ पर है तो सन से अगर तुम इतना दूरी पर हो जहां अर्थ लोकेटेड है, तो मान लो उस जगह पे सन की जो फील्ड है, उसका जो वेक्टर है, वो मान लो इतना बड़ा है और ऐसे पॉइंट करता है. ऑब्वियसली उससे आगे वाले वेक्टर बड़े हैं. ठीक है. अब अचानक से मान लो तुमने सन को इधर ले लिया, किसी ने हाथ से सन को अचानक से एक क्विकली मोशन करके सन को उधर ले लिया, तो क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सन का फील्ड जो है वो कैलिब्रेट होने की जरूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल सन का ग्रेविटेशनल फील्ड जो अभी तक यहाँ सेंटर्ड था पूरे यूनिवर्स में, सारे जो पिंक एरोज हैं वो इधर पॉइंट करते थे, और किसी भी पिंक एरो का मैग्नीट्यूड इस जगह से डिस्टेंस पे डिपेंड करता था. अब क्या हो गया कि तुमने अगर सन को झट से इधर ले लिया है, तो for like a tiny moment the field is all wrong because it is pointed at a place where there is nothing. So the field has to reset, that calibration has to be done. यानी जो वेक्टर ये है, मान लो तुमने ऐसे सन को ले लिया, ऐसा है नहीं वैसे कि भाई कोई ऐसा होगा कि सन ले लेंगे और वेक्टर उधर ही पॉइंटिंग करता रह जाएगा, बट ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा हूँ कि सन को उधर ले लिया, वेक्टर इधर ही. सो द वेक्टर इज द फर्स्ट वन टू रियलाइज कि अरे सन तो दूसरी जगह है, सो इट हैज टू गो लाइक क्लिक and probably also change its magnitude. And then the second arrow, which is basically influenced by the first arrow because it's a local effect, it experiences this effect, and that has to then go click, and then that has to go click, and so in every direction there will be like a click 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 karke. This is also a wave. This is what is called a gravitational wave. If you know, they have recently detected in that LIGO observatory, they have detected gravitational waves, which are waves in the gravitational field. Yes. Just like light is a wave in the electromagnetic field, just like this is a wave in the, you could say, in the field of the string, just like sound is the wave in the pressure field, these are waves in the gravitational field. The gravitational field itself is rippling, or which in a sense the vectors are sort of realigning themselves. ठीक है. तो ये जो इफेक्ट है ये भी 8 मिनट लगेगा इसको पहुंचने में, कि यहाँ का जो फील्ड है उसको ये होने में खट से 8 मिनट लगेंगे. 8 मिनट तक हमको पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो गया है. 8 मिनट बाद अचानक से हमारा ग्रेविटी ऐसे टर्न हो जाएगा और बहुत यहाँ पे तूफान हो जाएगा, कुछ तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. बट सो एनीथिंग दैट यू डू हियर प्रोपगेट्स आउटवर्ड्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, and so it takes a finite time. If you think of some star which is 10 light years away, it will take 10 years for that star to know that the sun has now moved. And that is why it is true that even though we are seeing the light of stars from distant places, there are many stars which are already dead and they have been long dead, but we're still seeing them because we're seeing them in the past. It's still the light, they have disappeared, but we are still receiving the light that they emitted till then, and it will take a lot of time for all of that light ka last to reach us, and then nothing to reach us after that point. What is true for light is also true for gravity. Gravity is also like a thing, and so if this thing disappears, its gravity will start collapsing from there, and it will take some finite amount of time till the gravity at our location collapses. Only then will we realize कि भाई चला गया है वो चीज उधर से. तो ये फील्ड का जो लॉजिक है, ये is the modern idea, was the modern idea after the Newtonian idea of action at a distance. This is how Faraday and Maxwell got us out of that problem. And then Einstein and more other people also updated this idea even further, which is a sort of a level up in a sense, also even more abstract, is that till this point, till Faraday, Maxwell and everyone, it was thought that space was something, I mean there is space, empty space, in which there is an electrical field, and then this happens to it कि light उसमें जाती है, or there is space in which there is a gravitational field, like space is some background, and then if you put a massive body here, then it will create its gravitational field in space. So the space is the container for the gravitational field or for the electric field. The modern version of it is that space itself is the field. Space has no other identity other than being the field itself. The gravitational field itself is space. I mean, yes, leaving aside the fact that it is also time, by the way. Time is not really independent of space. Space-time is nothing but the gravitational field. It is not the backdrop on which the field exists. The field itself, the gravitational field itself, is space-time. Gravity, Harshit, gravity. The gravitational field is space-time. It's both space and time. Time is gravity, actually. I mean, the current understanding is that time is a gravitational effect. Space is also a gravitational effect. Space is not some background on which stuff happens, and time is not some universal clock that
simply turns, the sensation of time and the sensation of physical space is an outcome of there being gravity. ठीक है, अब वो जाने दो वो कैसे है, it's a long story and I mean it takes a while to really get to that point. But anyway, आज के लिए इतना ही करते हैं. यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने क्विकली ये बोल दिया है चीज कि फील्ड का क्या आइडिया है, is to kind of clear this idea and it will also be helpful later also, is that when you move this pulse up and down, you're basically sort of grabbing one atom, and as you move it up and down, then in one sense atom के बीच में तो कोई बॉन्डिंग नहीं है ना, खाली जगह है, वो भी तो अटके हुए एक दूसरे के साथ अपनी फील्ड से. इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है स्पेस में और इसकी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है स्पेस में. तो जब तुम इसको सडनली ऊपर कर देते हो तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक वेव जाएगी जिसको कुछ टाइम लगेगा, मे बी रियली स्मॉल बट फाइनाइट टाइम, टिल दिस गाय रियलाइजेस कि अरे ये तो यहाँ चला गया है. सो देन ही विल नाउ बी पुल्ड इन दैट डायरेक्शन. दैट इज द डिले. द डिले इज रियली दिस. दैट इज व्हाई no medium, no physical medium can propagate something faster than a certain speed. Why? There is an upper limit on the speed of a wave, because information between atom and atom is ultimately moving through vacuum at the speed of light, and even though this is a tiny amount of difference, over a longer distance it builds up. Like if the string is 10 light years long, then you moving your hand here, if you imagine कि तुमने एक रॉड लेके रखा है, इस पे एक पैराडॉक्स भी होता है, और तुम धरती पे रॉड लेके खड़े हो और मैं मार्स पे बैठा हूं और रॉड का जो दूसरा एंड है वो मेरे फेस पे है, ठीक है, और तुम्हारा एजेंडा है मेरे को मारना उससे, ठीक है, बट द रॉड का एंड फेस इज लाइक 1 सेंटीमीटर फ्रॉम माय फेस. सो व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू सिंपली पोक मी विद द रॉड. यू माइट थिंक कि इट इज इजी कि तुम कर दो और हो जाएगा, बट इट विल नॉट हैपन लाइक दैट. नो बॉडी इज एक्चुअली रिजिड. इट इज अ मटेरियल मीडियम, एंड इफ यू पुश दिस एंड इन, यू आर सेंडिंग इनटू द रॉड अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. ये तो ट्रांसवर्स वेव है, इसमें ऐसे ऐसे डिफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है. रॉड के अंदर कंप्रेशन डिकम्प्रेशन ऐसे ट्रैवल करेगा. तुम क्या करोगे, तुम इस एंड को धक्का मारोगे, ये एंड कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन वो एंड अभी वहीं रहेगा मेरे फेस से 1 सेंटीमीटर दूर, और फिर ये जो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन है इसके अंदर ट्रैवल करेगा एट द स्पीड ऑफ साउंड. दिस इज कॉल्ड साउंड, राइट? एनी वेव इन अ मैटर, एनी लॉन्जिट्यूडनल वेव इन मैटर इज कॉल्ड साउंड. एंड यूजुअली सॉलिड्स के अंदर मान लो स्टील का रॉड है तो साउंड का स्पीड फाइनाइट है, 5 किलोमीटर्स पर सेकंड, व्हिच इज क्वाइट हाई, बट स्टिल compared to the earth mass distance it is nothing. So it will probably be like a year before that last end pops and hits my face, or whatever time it takes the sound wave to travel the earth mass distance, right? So essentially the idea I'm trying to convey here is that in our universe there is no instantaneous transfer of information. Everything is limited by the speed at which the wave in that particular medium can travel. ठीक है, all right? सर हाँ, अच्छा तो लेक्चर खत्म है. यू कैन लीव इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स. वेडनेसडे वाला लेक्चर रेगुलर लेक्चर है, ठीक है, वो डाउट लेक्चर नहीं है. सो प्लीज डोंट थिंक इट्स अ डाउट लेक्चर, इट्स अ रेगुलर लेक्चर. विल कंटिन्यू विद वेव्स ओवर देयर. हाँ बोल. सर दोनों ने साथ में किया तो दोनों अगर साथ में करेंगे तो फिर दोनों तरफ से वेव चलेगा, फिर वो बीच में पहुंचेगा, फिर बीच में उसका सुपर पोजिशन होगा. वेव्स एक्चुअली एक दूसरे के थ्रू चले जाते हैं, वो हम स्टडी पढ़ेंगे इधर, कि अगर मैं इधर से एक पल्स भेजूं और तुम उधर से एक पल्स भेजो तो वो दोनों ऐसे ऐसे करते हुए आएंगे, फिर बीच में एक पॉइंट पे ऐसा पल्स बनेगा, फिर वो वापस गिरेगा और ये ऐसे चले जाएंगे. वो एक्चुअली एक दूसरे के थ्रू चले गए हैं, काइंड ऑफ वेव्स. दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. सो वेव्स आर केपेबल ऑफ गोइंग थ्रू. मैग्नीट्यूड कितना डिफरेंस रहेगा? नहीं, इनफैक्ट कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर मीडियम अब्सॉर्प्टिव नहीं है, अगर मीडियम में डिसिपेशन नहीं होता एनर्जी का, तो जिस भी एम्पलीट्यूड से तुमने प्रेस किया होगा उसी तरीके से. साउंड का सुपरपोजिशन नहीं होता ना, राइट? मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पर एक कमरे में, तुम भी बोल रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी जो जनरेट कर रहा हूँ साउंड वो भी वेव है, तू भी जनरेट कर रहा है साउंड वो भी वेव है. प्रोबेबली वो आपस में मिक्स होते हुए जाते होंगे एक दूसरे के थ्रू. एक वेव ऐसा है रिपल्स ऑन अ पॉन्ड. रिपल्स ऑन अ पॉन्ड भी अच्छा एग्जांपल है. यहाँ पे पत्ता गिराओ, यहाँ पत्ता गिराओ, तुम देखोगे यहाँ से भी रिपल्स जनरेट होंगे, यहाँ से भी रिपल्स. लेकिन ऑल्दो वो एक दूसरे के थ्रू जाएंगे और जब वो एक दूसरे के अंदर होंगे तब कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन फिर उधर से तुम देखोगे वही सेट ऑफ रिपल्स काइंड ऑफ निकल रहे हैं जो इधर से जनरेट हुए थे, और इस डायरेक्शन में वही सेट ऑफ रिपल्स निकल रहे हैं. सो वेव्स आर केपेबल ऑफ गोइंग थ्रू ईच अदर विदाउट मॉडिफाइंग ईच अदर, and this is a fundamental property of waves. This is what makes waves very interesting and produces a lot of diverse kind of phenomena related to waves, which we'll be studying later. The entire chapter of wave optics is about this effect. ठीक है, तो उसे बाद में पढ़ेंगे. हाँ सर समझ. नहीं, इसमें प्रेरित कुछ लिखने के लिए नहीं है. हाँ वो डाउट लेक्चर लिखा है क्या वेडनेसडे वाला?
सर No, नॉर्मल रेगुलरली लिखता है। हाँ रेगुलर लेक्चर ही है, इट विल बी अ रेगुलर लेक्चर ओनली, विल डू वेव्स ओनली, ठीक है। डाउट तो क्योंकि एक्चुअली ये है कि पीओएम का डाउट पूरा हुआ नहीं था, तो तुम लोग डिसाइड कर लो, एक्चुअली इट्स ओके विद मी। अगर क्योंकि हमने केवल बुकलेट का डिस्कशन किया था, इफ यू वांट टू फिनिश एचसीवी एंड दैट असाइनमेंट का डिस्कशन देन वी कैन कीप अ डाउट लेक्चर। तो तुम लोग देख लेना, बता देना मेरे को ग्रुप में, यू गाइस डिसाइड एंड टेल मी ऑन द ग्रुप, वैसे ही कर लेंगे, कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो थ्योरी लेक्चर ही हो। अगर वो पहले फिनिश करना है पीओएम वाला पार्ट डिस्कशन, इफ यू वांट वी कैन डू दैट आल्सो, नो इश्यूज, ठीक है। ठीक है, फिर खत्म करते हैं। ऑलराइट।